इतनी सारी चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आप मुझे पीसी असेंबल करते हुए नहीं देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उन चीज़ों के बारे में जो मैंने पिछले 2-3 महीनों के रिसर्च में जाना है, समझा है। वो चीज़ें जो अगर आप अपना पीसी असेंबल करना चाहते हैं या आप एक पीसी खरीदना चाहते हैं तो आपके डिसीजन में हेल्प करेगा। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। मैं हमेशा से ही लैपटॉप के फेवर में रहा हूँ। पिछले 12 सालों से मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास एक के बाद एक 3 लैपटॉप्स रह चुके हैं। जो मेरा लेटेस्ट लैपटॉप है Asus का VivoBook S15, उसके बारे में मैंने इसी चैनल पर चर्चा की थी। इनफैक्ट वो मेरा इस चैनल में दूसरा वीडियो था उस लैपटॉप का रिव्यू। और उसी लैपटॉप के साथ मैंने पिछले 3 साल गुजारे हैं। मेरे YouTube के हर एक वीडियो की एडिटिंग उसी पीसी में हुई, उसी लैपटॉप में हुई है। इनफैक्ट ये लैपटॉप अभी भी मेरे ऑफिशियल वर्क के लिए बिल्कुल फिट है। लेकिन जैसे जैसे मेरी वीडियो एडिटिंग, मेरी गेमिंग, मेरी स्ट्रीमिंग और ज़्यादा एडवांस्ड होती गई, जितना भी मैं कर पाया, उस समय ये पता लगने लगा कि लैपटॉप ही होता है। लैपटॉप की बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स होती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। शॉर्टकमिंग्स नहीं कहना चाहिए, लिमिटेशंस होती हैं। खैर, मेरे इस लैपटॉप को मैं अभी रिटायर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप तो लैपटॉप ही होता है। मैं ऑफिस मेरे इस पीसी को तो लेकर जा नहीं सकता। तो लैपटॉप के बारे में बाद में बात करेंगे। आज बात करते हैं कि अगर आप एक पीसी बनाना चाहते हैं या पीसी खरीदना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। पीसी क्या होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। एक पर्सनल कंप्यूटर में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आप देख पा रहे हैं, ये है आउटपुट, यानी जो भी आपका ऑडियो विजुअल है वो मॉनिटर के साथ आ रहा है। मॉनिटर को आप प्रोसेसिंग करके जो डेटा दे रहे हैं वो यहाँ पर वो दिखा रहा है, और अगर इसके साथ ऑडियो होगा तो ऑडियो भी चलेगा। इनपुट के लिए कीबोर्ड एंड माउस, बहुत ही सिंपल सी बात है। सीपीयू जो कि आपके कंप्यूटर की जान है। लेकिन इस सीपीयू कैबिनेट के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं और कितने सारे इंटरेक्शंस होते हैं जो आपको जानना चाहिए अगर आप एक पीसी इंथुजियास्ट हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं, लेकिन उसको मैं बेस करूंगा अपने मदरबोर्ड अनबॉक्सिंग और मदरबोर्ड के बारे में, डिस्कशन के बारे में, क्योंकि मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड वो मीडियम है जिसमें सीपीयू के हर एक कंपोनेंट को जोड़ा जाता है और वही आपकी पूरी प्रोसेसिंग को चैनल करता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कोर है वो होता है ये प्रोसेसर। ये AMD के लेटेस्ट 5000 सीरीज़ के यानी Zen 3 सीरीज़ के Ryzen 7 5800X प्रोसेसर है जो मेन प्रोसेसिंग करता है, लेकिन इसको काम करने के लिए चाहिए मदरबोर्ड। तो ये मदरबोर्ड के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीसी में क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या जाता है, और हर एक कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो ये मेरे पास है Gigabyte का X570 चिपसेट Aorus Ultra। अब चिपसेट की मैंने बात की अभी, X570, B550, B540, Z590, इस तरह के बहुत सारे चिपसेट्स आते हैं और हर चिपसेट का अपनी अपनी अलग कैपेबिलिटी है, अपनी अपनी अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो ये मैंने क्यों सेलेक्ट किया, इसके बारे में जानते हैं। एक पीसी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके हर एक कंपोनेंट को आप किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, किस तरह से उनके इंटरेक्शंस को देखेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपको लेना पड़ेगा वो ये है कि आपको इस पीसी से करना क्या है। हाँ, ऑब्वियसली एक इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका बजट कितना है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको इस पीसी से करना क्या है। तो मेरे सामने अभी जितने भी पार्ट्स हैं वो एक्चुअली एक ओवरकिल पीसी के लिए है, यानी वो पीसी जो एक जनरल पीसी इंथुजियास्ट, जनरल गेमर, जनरल कंटेंट क्रिएटर के लिए नहीं है। ये उससे एक स्टेप आगे है। तो कीबोर्ड और माउस और मॉनिटर को अलग कर देते हैं। तो आपके सीपीयू में सबसे पहला प्रोसेसर, उस प्रोसेसर को हैंडल करने वाला मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड में लगने वाले और कंपोनेंट्स, यानी ग्राफिक्स कार्ड, जो प्रोसेसर है उसको ठंडा रखने के लिए एक कूलर, सीपीयू कूलर, जो भी अलग अलग वैरायटीज़ का होता है। साथ में आपको चाहिए एक रैम, उसके साथ चाहिए आपको मेमोरी आप SSD ले सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव ले सकते हैं, जो जैसे भी आपकी कैपेबिलिटी है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और इन सब चीज़ों को पावर करने के लिए चाहिए आपको एक PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट। और अब इन सब चीज़ों को पैक करके रखने के लिए आपको चाहिए एक केस। अब इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेसरी हैं। यानी मेमोरी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 अलग अलग मेमोरीज हैं।
एक Gen 4 PCIe M.2 SSD है और एक SATA SSD है। आप चाहें तो सिर्फ एक मेमोरी से भी काम चला सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप चाहें तो इसमें 10 लगा सकते हैं। उसके अलावा फैंस, आपके केस में इनबिल्ट फैंस है कि नहीं, आपको कूलिंग कैसी चाहिए, उसके हिसाब से आप CPU कूलर चाहे तो स्टॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस प्रोसेसर में एक स्टॉक कूलर नहीं दिया गया है। Ryzen के 5 यानी 5600X में एक स्टॉक कूलर आता है। इन एनी केस इसमें एक स्टॉक कूलर नहीं है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन था एक एयर कूलर यूज़ करने का, नहीं तो इस तरह का AIO यानी ऑल इन वन। इसमें रेडिएटर भी है, फैन भी है और कूलिंग यूनिट भी है। तो मतलब ये एक लिक्विड बेस्ड कूलिंग सिस्टम है मेरे प्रोसेसर के लिए। अगर आप RGB के फ़ैन हैं, यानी आपके PC में, आपके CPU में चारों तरफ लाइट ही लाइट होनी चाहिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए तो आपके पास एक्सेसरीज़ की कोई लिमिट ही नहीं है। आजकल RGB हर जगह है। हम सबसे पहले बात करेंगे इस मदरबोर्ड की, क्योंकि इस मदरबोर्ड से ही हमको आइडिया मिलेगा कि हमको कैसे कैसे हर एक पॉइंट, हर एक पार्ट को इससे मैच करना पड़ेगा। मदरबोर्ड सेलेक्ट करने से पहले आपको अपना प्रोसेसर सेलेक्ट करना है, यानी आपको किस तरह का काम करना है। एक सिंपल PC इंथुजियास्ट के लिए, एक सिंपल गेमर या सिंपल कंटेंट क्रिएटर के लिए Ryzen 5 काफ़ी होता है। 5600X काफ़ी है। इनफैक्ट इससे पहले 3000 सीरीज़ के भी अगर आप 7 या 5 अगर आप लें तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ अ पावर हाउस। इसके अलावा आपको मेन जो कॉम्पिटिटर है, अगर आपको इंटेल के बारे में बात करते हैं, मेरे लैपटॉप में इंटेल लगा हुआ है। इनफैक्ट मेरे इससे पहले जितने भी कंप्यूटर्स मैंने देखे हैं वो इंटेल के देखे हैं। 2 साल पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि इंटेल के अलावा कुछ होता है, लेकिन जैसे जैसे AMD ने अपने Ryzen सीरीज़ के साथ, अपने Ryzen सीरीज़ के प्रोसेसर्स के साथ अपने परफॉर्मेंसेस का इतना बोलबाला कर दिया, इतना वर्चस्व बना दिया है कि अब आप किसी भी PC इंथुसियास्ट से पूछेंगे आपको उसका प्रेफर्ड प्रोसेसर Ryzen ही मिलेगा, यानी AMD का Ryzen। तो मैंने ये सेलेक्ट किया है Ryzen 7। अब Ryzen के 5000 सीरीज़ का, यानी जो लेटेस्ट Zen 3 मॉडल है, उसके साथ कंपैटिबल आपको मदरबोर्ड चाहिए। जो ये प्रोसेसर है वो इस मदरबोर्ड के सॉकेट में जाएगा। वो सॉकेट AM4 सॉकेट होता है। जितने भी मदरबोर्ड्स अवेलेबल हैं उसमें अगर आप AM4 सॉकेट फिल्टर करेंगे तो आपको ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रोसेसर का जनरेशन फिल्टर करेंगे, तो जो पुराने मदरबोर्ड्स हैं जैसे B450, B350, ये सारी चीज़ें फिल्टर आउट हो जाएंगी। अब आपके पास कायदे से 2 ही ऑप्शंस बचेंगे चिपसेट के लिए, एक B550 और एक X570। और डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझसे सवाल पूछिए, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। इन एनी केस जो ये X750 आपने चिपसेट अगर सिलेक्ट किया है तो इसका मतलब यू आर लुकिंग फॉर PCIe Gen 4 स्लॉट्स, क्योंकि B550 में मैक्सिमम एक Gen 4 स्लॉट मिल सकता है, उससे ज़्यादा स्लॉट्स Gen 3 के रहते हैं, PCIe Gen 3। अब ये जो लेंस हैं, ये जो स्लॉट्स हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन उसकी स्पीड वेरी करती है, यानी आप जनरेशन 4 में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड काम कर पाएंगे और Gen 3 थोड़ा सा स्लो होगा। तो एनीवे वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप कितना हाई एंड कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। उसके अलावा जो बेसिक डिफरेंस आपको B550 मदरबोर्ड और X570 मदरबोर्ड में मिलेगा वो होता है, मैं फ्यूचर प्रूफिंग शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज फ्यूचर प्रूफिंग इन PC वर्ल्ड, लेकिन अगर आप एक PC बिल्ड कर रहे हैं आपके फ्यूचर को देखते हुए, आपके आने वाले कई सालों तक इसको आप इसी मेन बिल्ड को आप अपग्रेड करते रहना चाहते हैं, इसी को यूज़ करते रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको X570 मदरबोर्ड ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, इसमें जितनी भी अलग अलग जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपको आगे के लिए हेल्प करेगी। अब आगे की चर्चा करने के लिए मदरबोर्ड को खोलते हैं। जितने भी फीचर्स हैं वो सामने मोटा मोटी आपको दिया हुआ है। PCIe Gen 4 Wi-Fi 6, इसमें वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट है, तो आपको अपने PC को वाईफाई ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए कोई अलग से वाईफाई कार्ड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें ईथरनेट पोर्ट भी है, या तो आप वायर्ड कनेक्शन लगा सकते हैं या तो वायरलेस से आप काम चला सकते हैं। इसके पीछे में आपको मिलेंगे जो इसके मेन अट्रैक्शंस हैं।
ये मदरबोर्ड का लेआउट है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। CPU सपोर्ट AMD Ryzen सीरीज़ प्रोसेसर्स हैं, AMD 3000 सीरीज़ प्रोसेसर रेडी, लेकिन मेरे पास है AMD 5000 सीरीज़ का प्रोसेसर। तो वो कैसे होगा? इस कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमको करना पड़ेगा बायोस अपग्रेड। अब बायोस अपग्रेड अपने आप में बहुत बड़ा एक इशू है, उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं और क्या चाहिए। इसमें VRM सॉल्यूशंस हैं, जो इसमें 12+2 कॉन्फ़िगरेशन में VRM यानी वोल्टेज रेगुलेशन मॉड्यूल है। इसके अलावा थर्मल डिज़ाइन इसका अच्छा है, मतलब कूलिंग के लिए ये अच्छा है। सोर फ्री विथ Wi-Fi 6, देयर इज़ गेमिंग वाइब्स एंड नाइस ऑडियो ड्राइवर, PCIe 4.0 डिज़ाइन, RGB2 फ्यूजन, स्मार्ट फैन, बायोस क्यू फ्लैश। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर आपको बायोस अपडेट करना है एक मदरबोर्ड का, तो आपके पास दो ऑप्शन है। जो लोअर एंड के मदरबोर्ड्स आते हैं उसमें बायोस अपग्रेड करने के लिए पहले तो आपको पुराने प्रोसेसर लगाने पड़ेंगे। ये अगर AMD के 3000 सीरीज़ के साथ कंपैटिबल है तो पहले 3000 सीरीज़ का एक CPU एक प्रोसेसर इसमें लगा के इसको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद इसके बायोस को अपडेट करना पड़ेगा, फिर नया CPU आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहली बार एक PC बना रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली कोई पुराना प्रोसेसर तो पड़ा नहीं होगा। जो हायर एंड मदरबोर्ड्स होते हैं उसमें बायोस फ्लैशबैक फीचर होता है। जैसे इसमें इसका प्रोप्राइटरी नाम है Q फ्लैश प्लस। अब बायोस को फ्लैशबैक कैसे करेंगे? उसके लिए चाहिए आपको एक USB स्टिक, कोई भी USB 2 फ्लैश ड्राइव, और उसको किसी भी लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर से आपको इस मदरबोर्ड के होम पेज पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर इसका लेटेस्ट बायोस वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो ये है अपना गीगाबाइट Aorus Ultra 570 मदरबोर्ड। अब देखिए, एक मदरबोर्ड आपके PC की जान है, और आप चाहें तो 10-12 हज़ार का एक मदरबोर्ड भी ले सकते हैं। X570 चिपसेट में ही 12-13 हज़ार के मदरबोर्ड्स आ सकते हैं। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है, जो ये चिपसेट का स्ट्रक्चर है, एक हैवी, एक ड्यूरेबल स्ट्रक्चर अगर आपको मिलता है तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जो PCIe लेन है उसमें भी थोड़ी सी आर्मरिंग की हुई, ये स्टील का एक सपोर्ट दिया हुआ है, ताकि जब आप कोई हेवी ड्यूटी ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगाएं तो उस स्लॉट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। एनीवे, आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इस बॉक्स में हमको और क्या मिलता है। इस बॉक्स में हमको Aorus की ब्रांडिंग के साथ बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं, VIP मेंबर्स ओनली कार्ड, ये सारे स्टिकर्स, ठीक है। ये तो बस दिखाने के लिए है। ये है डिस्क, इसमें बायोस के ड्राइवर्स एंड यूटिलिटीज़ हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्टिकल ड्राइव है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो सालों हो गए, मैंने तो कभी ऑप्टिकल ड्राइव इस्तेमाल ही नहीं किया है। ये है मल्टीलिंगुअल इंस्टॉलेशन गाइड, और ये है यूजर्स मैनुअल। अब मदरबोर्ड इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना सोफिस्टिकेटेड है कि इसमें मैं, हालांकि अधिकतर गैजेट्स में कभी भी ये मैनुअल वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मदरबोर्ड को आप बिना मैनुअल के नहीं संभाल सकते, क्योंकि हर मदरबोर्ड का सिस्टम, अनलेस यू आर अ प्रो, एंड इफ़ यू आर अ प्रो यू माइट नॉट बी वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम लोग Q फ्लैश की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें फ्लैश करने के लिए भी पावर तो चाहिए। पावर सप्लाई में जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप देखें वो है इसका रेटिंग। यानी यहाँ आप देख सकते हैं 80+ टाइटेनियम। 80+ का मतलब इसकी एफिशिएंसी जो है 80% से ज़्यादा है। मतलब जो इसकी रेटेड पावर है उस 80% ऑफ द टाइम्स ये देगा। एक्चुअली 80+ का मतलब है ये 90-94 भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको 80+ ब्रोंज भी मिलता है, 80+ सिल्वर, 80+ गोल्ड, 80+ प्लैटिनम एंड 80+ टाइटेनियम। तो ये 80+ सर्टिफिकेशन का जो टॉप मॉडल है वो है ये। आपको चाहिए कितना, आपके PC में कितनी पावर की आवश्यकता है, उतना ही आपको पावर सप्लाई यूनिट खरीदना चाहिए, उतना ही बड़ा पावर सप्लाई यूनिट खरीदना चाहिए। यूजुअली एक जनरल PC बिल्ड के लिए 550, 650, इवन RTX 30 सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड्स हैं, उनके साथ भी अगर आप एक PC बना रहे हैं तो 650 वाट्स इज़ एनफ। लेकिन
फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए और आपके मन की शांति के लिए, मेनली मन की शांति के लिए, क्योंकि आप आपकी पीसी में जितने ज़्यादा एक्सेसरीज लगाएंगे उतने ज़्यादा पावर कंजम्पशन भी होगा, तो उसके लिए आपके पास एक एडिक्वेट पावर सप्लाई होना चाहिए। मेरे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 850 वाट्स मोर देन इनफ था, लेकिन फिर भी मैंने 1000 लिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वॉटेज जो है इसका सप्लाई का जो लिमिट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रेटिंग है, मतलब वो आपके पीसी के हिसाब से अच्छे से चलेगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो इसको खोलते हैं। और दूसरा जो क्राइटेरिया होता है एक पावर सप्लाई, अच्छे पावर सप्लाई यूनिट का, वो होता है मॉड्यूलैरिटी। यानी जो वायर्स आपको चाहिए, जो एक्सटेंशन आपको चाहिए, वो आप इस्तेमाल करें, बाकी सब छोड़ दें। मतलब बहुत ज़्यादा वायरिंग भी नहीं होगा, और जहाँ आपको जिस तरह की एडिटिंग, जिस तरह का मॉडिफिकेशन ज़रूरी है वो आप कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ वायर्स आप बाहर से एज एन एक्सेसरी भी खरीद सकते हैं। तो इस पैकेट को खोलते हैं। ये है कॉर्सेयर का 1000 वाट AX 1000 80+ टाइटेनियम PSU। इसके अंदर हमको मिलेगा एक पावर सप्लाई यूनिट और उसके बहुत सारे केबल्स। तो इसमें कुछ मैग्नेटिक स्टिकर्स भी हैं, आपके पीसी बिल्ड के हिसाब से जो आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर, इस तरह आप लगा सकते हैं। एनीवे वो तो बात की बात है, वो तो सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए है। केबल मैनेजमेंट के लिए कुछ स्ट्रिप्स हैं, कुछ जिप टाइज हैं, इसको रखते हैं। ये है हमारा मेन PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट, और उसका AC एडाप्टर, और ये है इसके सारे केबल्स। अच्छी खासी पैकेजिंग है, कौन सी केबल आपको कहाँ इस्तेमाल करनी है, सारे ब्रेडेड केबल्स हैं। ये जो 24 पिन ATX केबल है, दिस इज द मदरबोर्ड केबल। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो क्यू फ्लैश यानी बायोस फ्लैश करने के लिए हमको इस मदरबोर्ड में पावर देना पड़ेगा। गीगाबाइट के वेबसाइट से इस पर्टिकुलर ऑरस अल्ट्रा मदरबोर्ड के 1.2 रिवीजन के वेबसाइट से जो लेटेस्ट बायोस वर्जन है उसकी फाइल मैंने डाउनलोड करके इस पेन ड्राइव में डाली है। यहाँ बहुत केयरफुल रहने की बात है, किसी भी मेटल सरफेस पर कभी भी मदरबोर्ड को ना रखें। ये है हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को पावर देने के लिए हमको इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, लेकिन कैसे कनेक्ट करना है? यहाँ आप देख रहे हैं 24 पिन कनेक्टर और यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 पिन कनेक्टर। इन दोनों को ही हमको पावर सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। इतने सारे केबल्स हैं, लेकिन इस पावर सप्लाई यूनिट की बहुत खास बात है, बहुत अच्छी बात है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से लेबल्ड है। मॉड्यूलर पावर सप्लाई में यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि आपको हर चीज़ कायदे से मिलती है, आपके पीसी के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 24 पिन ATX कनेक्टर, इसको खोलते हैं। अभी आप ध्यान देंगे मैंने PSU को पावर सप्लाई से जोड़ा नहीं है, अभी पावर ऑन नहीं किया है। सब कुछ कनेक्ट कर लेने के बाद, सारा कुछ रेडी कर लेने के बाद इसको पावर से जोड़ेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अधिकतर जो अच्छे पावर सप्लाई यूनिट्स आते हैं उसके जो केबल्स होते हैं, उसके जो कनेक्टर्स होते हैं वो क्लियरली मार्क्ड होते हैं। इनफैक्ट आपके मदरबोर्ड में आप चाह कर भी इसको उल्टा सीधा नहीं लगा पाएंगे। जैसे ये गाइड है, ये गाइड आपको पीछे ही लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको क्लिक करने के लिए पीछे में कनेक्टर दिया हुआ है। ये क्लिक की आवाज के साथ ही ये हो गया कनेक्ट। इसको हमको यहां देना है 24 पिन ATX पे। अब EPS के लिए ये केबल, 2 केबल है EPS के लिए, इसको खोलेंगे। यहाँ पर बहुत सावधान रहने की बात है क्योंकि बायोस को फ्लैश करना रिस्की है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कभी कभी पावर कट्स भी होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बायोस फ्लैश के समय अगर पावर कट हो गया तो ये मदरबोर्ड का सत्यानाश हो जाएगा। अब EPS कनेक्टर की बारी आती है 12 वोल्ट।
इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। एक क्लिक के साथ ये कनेक्ट हो गया और CPU को 4+ यहाँ कनेक्ट किया। तो अब ये मदरबोर्ड पावर लेने के लिए रेडी है। पावर देने से पहले ये जो प्लास्टिक शीटिंग है इसको हटा देते हैं। ये बढ़िया सा लोगो और इसके अंदर RGB जो इफेक्ट्स हैं वो बिना प्लास्टिक के ही अच्छे लगे हुए। एम्प अप ऑडियो ड्राइवर जो इसकी एक खासियत है। पावर देने से पहले एक चीज और ध्यान रखेंगे कि किसी भी हालत में लाइव मदरबोर्ड को आपको टच नहीं करना है। ये जो पेन ड्राइव है वो जाएगा इस पोर्ट में जिसमें ऊपर में लिखा हुआ है BIOS USB 3। मदरबोर्ड को देते हैं पावर। इसके बाद हमको करना है Q फ्लैश। ये Q फ्लैश एक्टिवेट होते ही यहाँ पर ये LED लाइट ब्लिंक करने लगेगी और हमको पता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ पर एक और LED जल रही है और हमको वेट करना है तब तक जब तक ये Q फ्लैश वाली LED जो ब्लिंक कर रही है वो बंद नहीं हो जाती। इस पूरे प्रोसेस में 5 मिनट से 10 मिनट तक लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है Q फ्लैश LED, इसका मतलब जो डेटा मेरे पेन ड्राइव में है वो ये मदरबोर्ड इंजेस्ट कर रहा है उसको बायोस को रीराइट करने के लिए। अब इसके बाद बायोस फ्लैश होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इसको सीधे असेंबल कर लें, पूरा पीसी असेंबल कर लें, उसके बाद चला कर देखें, या अगर आप चाहें तो पूरा पीसी असेंबल करने से पहले एक बार सिर्फ मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड और जो प्रोसेसर है वो लगाकर मॉनिटर ऑन करके देख सकते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल रहा है कि नहीं। बायोस फ्लैशबैक कंप्लीट हो गया है। ये हमको पता चलता है क्योंकि ये Q फ्लैश का जो LED लाइट थी वो भी बंद हो गई है, जो पेन ड्राइव की लाइट थी वो भी बंद हो गई है और यहाँ पर मदरबोर्ड का जो फैन है वो भी बंद हो गया है। अब हम इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं और स्विच ऑफ करके आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। PSU का काम फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है। PSU को हम लोग तब निकालेंगे जब फाइनल असेंबली हो चुकी होगी और इसको केस में हम लोग फिट करना चाहते हैं। जो मदरबोर्ड है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को केस से बाहर फिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि केस में एक बार मदरबोर्ड को स्क्रू इन कर देने के बाद बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कत हो सकती है। उसमें से सबसे पहली चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका प्रोसेसर, NVMe ड्राइव्स और रैम। अब असेंबली का समय आ ही गया है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो में मैं असेंबली करके आपको नहीं दिखाऊंगा, इसमें कुछ और चर्चाएं करना बाकी है। मैं अपने मदरबोर्ड के सारे पार्ट्स को आपने देख लिया। इसके चारों तरफ बहुत सारे हेडर्स हैं, बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, USB 3.0 कनेक्टर, फ्रंट पैनल कनेक्टर और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर आपका रैम जाता है और इसके ऊपर भी आपको बहुत रिसर्च करके ही रैम खरीदना चाहिए। कितना चाहिए आपको रैम? 16 GB रैम एक नॉर्मल गेमर या नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर के लिए काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं तो 32 GB, मैंने 32 GB रखा है, ठीक है। अगर आप बहुत ही बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बहुत ही ओवरकिल मशीन बनाना चाहते हैं, तो आप इसको 128 GB के रैम के साथ भी इस मदरबोर्ड को चला सकते हैं। मुझे कैसे पता कि इसमें 128 GB ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा? वो इसके मैनुअल में लिखा है। तो मदरबोर्ड की मैनुअल का एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा आपको पढ़ना चाहिए खरीदने से पहले। प्रोसेसर की बात होगी, रैम की बात होगी। अब आते हैं इन तीन चीज़ों में। ये तीनों हैं NVMe ड्राइव्स। इसमें जो SSD आप लगाएंगे, जो पहला स्लॉट रहेगा उसी में आपका बूट ड्राइव रहेगा, यानी विंडोज या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो पहले वाले में रहेगा। सैमसंग का 980 Pro ये PCI Gen 4 सपोर्टेड है और 1 TB की ये मेमोरी देगा। मेरे लैपटॉप में जो SSD मेमोरी है वो है 128 GB। 3 साल मैंने 128 GB के साथ काट दिए और अब अपग्रेड करने के समय जो मेरी बूट ड्राइव होगी, जो मेरा विंडोज ड्राइव होगा, उसमें रहेगा 1 TB। इसके अलावा और मेमोरी चाहिए आपको, ऑब्वियसली आप यहाँ देख ही सकते हैं।
इस तरह की NVMe M.2 ड्राइव्स आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उतना मेमोरी लगाएं। ये आप देख पा रहे हैं SATA ड्राइव्स। SATA में आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कनेक्टर्स SATA में लगते हैं, लेकिन हमको अभी जिसके बारे में बात करनी है वो है एक SSD मेमोरी। मैंने यहाँ पर लिया है 870 EVO 2 TB का Samsung SSD। रैम के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे वो है ये, मैंने 32 GB का किट लिया है जो कि 16 GB के 2 मेमोरी स्टिक्स के साथ आता है। इसको खोलेंगे, ये थर्मल टेक का है। मुझे इच्छा थी कॉर्सर का वाइट मेमोरी स्टिक लेने का, लेकिन वो समय रहते मुझे मिला नहीं। इन एनी केस थर्मल टेक भी एक अच्छी कंपनी है। ये 2 स्टिक्स जो हैं वो इस मेमोरी स्लॉट में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्लॉट है 4 और आपके पास मेमोरी स्टिक्स हैं, तो कौन से स्लॉट में मेमोरी स्टिक पहले डालेंगे उसका भी एक नियम है, वो भी आपको आपके मदरबोर्ड के मैनुअल में मिलेगा। उसके बाद ये है खेल का सबसे बड़ा हीरो इसलिए क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये आपको पैसा कमा कर दे सकता है। अगर आप पीसी इंथुसियास्ट हैं, अगर आप पीसी और टेक वर्ल्ड में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको पता होगा कि पिछले लगभग 8-9 महीनों से जीपीयू की यानी ग्राफिक्स कार्ड्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। क्यों शॉर्टेज चल रही है? सप्लाई एंड डिमांड का जो डिसबैलेंस है वो बहुत सारे कारणों से हुआ। एक तो पैंडेमिक के कारण मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बंद हुई लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद एक और फैक्टर ये भी है कि जहां अधिकतर लोग घर पर रहने लगे, अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग घर में एक कंप्यूटर खरीदने लगे या खुद बनाने लगे या तो बना बनाया खरीदने लगे। उससे पार्ट्स की डिमांड बढ़ गई। उसके अलावा माइनर्स यानी क्रिप्टो करेंसी माइनर्स ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करते हैं माइनिंग के लिए, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए, यानी सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो पैसा कमाने के लिए। तो जिनके पास दर्जनों ग्राफिक्स कार्ड हैं, जो माइनिंग रिग चलाते हैं या माइनिंग फार्म चलाते हैं, उनके लिए ये सोना है, सोना से कम नहीं है। और उनके कारण जब अधिकतर रिटेल यूनिट्स माइनर्स के पास चली गई, तो जितना भी बचा खुचा सप्लाई था, जितना भी माल मार्केट में था, वो ब्लैक होने लगा। आज के दिन में मैंने भी इस ग्राफिक्स कार्ड को इसके एमआरपी से कहीं ज्यादा दाम देकर खरीदा है, क्योंकि मुझे वेट नहीं करना था, मुझे अपना एक पीसी बिल्ड करना था इसी समय पर। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा की थी कि पैंडेमिक का सेकेंड वेव चल रहा है, चीजें बहुत ही ज्यादा ग्रिम है, तो कुछ पॉजिटिव चाहिए, कुछ एम्बिशियस चाहिए, कुछ पैशनेट चाहिए। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ग्राफिक्स कार्ड अपने इसके एमआरपी से ज्यादा दाम देकर खरीदें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बारे में बात करता हूँ। तो ये है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड लगेगा सबसे पहले वाले स्लॉट में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि X570 चिपसेट में एक और, इनफैक्ट 2 और ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए स्लॉट्स हैं। 2 ग्राफिक्स कार्ड क्यों लगाना चाहते हैं वो एक अलग ही कहानी है। जब हम यहाँ पर CPU लगाएंगे, जब हम इस पर लोड देंगे, तो बनेगी गर्मी, ये सारे पार्ट्स होंगे हीट अप। लेकिन प्रोसेसर आपके पूरे बिल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो डेलिकेट भी है, अगर वो गर्म होने लगेगा तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाएगी जल्दी ही। इसीलिए इसको ठंडा रखने के लिए, इसके दिमाग को ठंडा रखने के लिए, इस कंप्यूटर के दिमाग को ठंडा रखने के लिए मेरे पास है और उसका लिक्विड कूलर 360 का मतलब इसमें 360 mm का जो रेडिएटर है, जिसमें 120 mm के 3 फैंस, RGB फैंस लग सकते हैं। तो ये है मेरा CPU कूलर, जिसको CPU को कूल करने के लिए लगाया जाएगा। उसके साथ ही साथ केस में भी, जो केस मैं इस्तेमाल करूंगा, उस केस में भी बहुत सारे पंखे लगे होंगे, ताकि किसी भी तरह से कूलिंग में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां पर गर्मी काफी पड़ती है, धूल भी रहती है। तो इस तरह का एक सेटअप बनाना चाहिए जिसमें धूल भी कम रहे और गर्मी भी कम रहे। और इन सब के साथ है मेरे ये 2 कंपोनेंट्स, जो कि मैंने शुरू में ही बोल दिया कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये है मेरा कीबोर्ड और ये है मेरा कॉर्सर का माउस। मेरा जो पुराना ट्रस्टेड माइक्रोसॉफ्ट माउस था, माइक्रोसॉफ्ट स्कल्प कंफर्ट माउस जो था, ब्लूटूथ माउस था, उस पर मैंने कॉफी गिरा दी, तो अब वो माउस बेकार हो गया। तो एनीवे, मुझे नया माउस खरीदना ही था, तो मैंने एक ये गेमिंग माउस लिया है। इसके पैकेट की हालत तो आप देखकर समझ ही सकते हैं, ये शिपिंग के दौरान इसका स्वाहा हो गया। तो इतने सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर बनेगा एक पीसी, और ये पीसी मैं बनाऊंगा अगले वीडियो में।
इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपसे चर्चा करने की कि पीसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको चाहिए और किस किस कंपोनेंट्स को लेकर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, डिसाइड क्या करना चाहिए, क्या आपको खरीदना है, क्या आपको नहीं खरीदना है, किस पर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करना है, किस पर आपको कम पैसे खर्च करना है, किस तरह से आपका बजट और एलोकेट करना है। जो चीज़ मैंने आपको अभी नहीं दिखाई है वो है केस, यानी कंप्यूटर का कैबिनेट जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स आएंगे। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीडियो में जब मैं आपको पूरा बिल्ड दिखाऊंगा। इस पूरे डिस्कशन में आपके कई सवाल हो सकते हैं। अगर आप खुद एक पीसी एंथुसियास्ट हैं या खुद एक पीसी खरीदना चाहते हैं या पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, मुझे अपने सवाल जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरी नॉलेज और मेरी रिसर्च के हिसाब से मैं आपके सवालों का जवाब तुरंत ही देने की कोशिश करूंगा। और जहां तक इस वीडियो की बात है, ये वीडियो मैं अब खत्म करने वाला हूं। मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा बल्कि आपको यूजफुल भी लगा होगा। कई सारी चीजें आपने सीखी होंगी और अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो आप मुझे जरूर बताएंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थोड़े ही दिन में मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरे अगले वीडियो यानी मेरे कंप्यूटर बिल्ड के वीडियो का इंतजार करते रहिए। मेरे चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को कोविड-19 से बचा कर रखिए और अपने पैशन को जिंदा रखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार।